हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी क्लास 11th की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और उसमें अभी तक 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अभी चल रहा है अपना चैप्टर 8 जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। आज इसका पार्ट सेकंड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आयनमंडल के संबंध में सही है। पहला है, पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तर के द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित होकर पुनः वापस लौट आती हैं। दूसरा है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। तो कौन सा कोड सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है न तो एक न ही दो। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका। इसमें पूछा है कि आयनमंडल के संबंध में कौन सा सही है। तो पहला था कि पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस संस्तर के द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित होकर पुनः लौट आती हैं। तो पहला इसका सही हो जाएगा। दूसरा है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। तो दूसरा इसका गलत हो जाएगा। आयन मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी नहीं, तापमान में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो दूसरा इसका गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सही पूछा है तो केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है ऑर्गन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ये हमने लास्ट की वीडियो में देखा था कि कौन सी गैस कितनी प्रतिशत मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। तो पहला कौन सा था। पहला सबसे एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। इसका वायुमंडल में प्रतिशत है 78.8%। दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन जिसका वायुमंडल में प्रतिशत है 20.95%। तीसरा है ऑर्गन, ऑर्गन का वायुमंडल में प्रतिशत है 9.93%। और चौथे नंबर पर आती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा है 0.036%। तो इसमें पूछा सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मौजूद है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क है समताप मंडल, ख है क्षोभ मंडल, ग है मध्य मंडल, घ है आयन मंडल। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कैसे कि क्षोभ मंडल में ही अनेक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा होना, हिमपात, ओस, कोहरा आदि जो मौसमी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। और अधिकतर जो गैसें हैं उनका प्रतिशत भी सर्वाधिक क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। और इसके साथ साथ क्षोभ मंडल की विशेषता है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की ओर जाते जाते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है। तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। तो इस तरह से और अनेक मानवीय गतिविधियां भी क्षोभ मंडल में होती रहती हैं। तो इसीलिए क्षोभ मंडल मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है। ऑप्शन क है गैस, ख है जलवाष्प, ग है धूलकण, घ है उल्कापात। तो ये किससे संबंधित है। समुद्री नमक है, पराग है, राख है, धुएं की कालिमा है और महीन मिट्टी के कण, ये सब संबंधित हैं धूलकण से। ठीक है, तो वायुमंडल में ये सभी जो धूलकण हैं ये आर्द्रता ग्राही केंद्र का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो जलवाष्प होती है वो इनके चारों तरफ संघनित हो जाती है और उससे किसका निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। और उसके बाद क्या होती है, बारिश होती है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा इसका, धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। क है 90 किलोमीटर, ख है 100 किलोमीटर, ग है 120 किलोमीटर, घ है 150 किलोमीटर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। पहला है 90, देखो 90 किलोमीटर पे होती है CO2 और जलवाष्प की मात्रा नगण्य हो जाती है। ठीक है, तो पहला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं होगा। तीसरा है 120 किलोमीटर, तो इसका गैस सही हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है 120 किलोमीटर तक पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो पहला हो जाएगा ऑक्सीजन, ख है नाइट्रोजन, ग है हीलियम, घ है ऑक्सीजन। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? सही आंसर है कि कौन सी गैस है जो सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी है और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। जैसे हमने लास्ट के क्वेश्चन में भी देखा था, लास्ट के वीडियो में, जैसे वायुमंडल में CO2 की परत पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, तो वो क्या करती है कि जो सूर्य से आने वाली सौर विकिरणें हैं उनको तो आने देती है, ठीक है, धरातल तक। और जो ये सौर विकिरण टकराकर जब वापस जाती हैं, यानी ये पार्थिव विकिरण हो गई, तो इनके लिए अपारदर्शी होती है। और इसी कारण से क्या होता है कि जो पृथ्वी है उसके धरातल का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, मतलब औसत तापमान इसका जो मानव जीवन के लिए उपयुक्त तापमान जो है बना रहता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? घ, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? पहला है लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण, बी है लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से, सी है परावर्तित सौर विकिरण से, डी है प्रकीर्णित सौर विकिरण से। तो किस प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है? पहला है लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण से। नहीं, इस वायुमंडल के तापमान में जो लघु सौर विकिरण है उनका कोई रोल नहीं होता। दूसरा है लंबी तरंग दैर्घ्य वाली स्थलीय विकिरण, स्थलीय विकिरण यानी पार्थिव विकिरण, ठीक है, पार्थिव विकिरण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। जो पार्थिव विकिरण है वो अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल को गर्म करती हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। पहला है ग्रीन हाउस प्रभाव, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन, तीसरा है पृथ्वी पर जीवन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयुक्त में से किस या किन कारकों के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन एक है, ए है केवल एक, बी है केवल एक और दो, सी है केवल दो, तीन और दो, डी है उपयुक्त सभी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? पहला है कि ग्रीन हाउस, ये पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, ठीक है। तो ये जो तीन कारक दिए हुए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किस प्रकार से कौन से उत्तरदायी हैं? तो पहला देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहला इसका सही हो जाएगा। कैसे कि ग्रीन हाउस प्रभाव की जो सबसे प्रमुख गैस है वो है CO2 गैस, ठीक है। तो ये CO2 गैस क्या करती है, जैसे हमने लास्ट की वीडियो में भी देखा है, जो सौर विकिरण होती है उसके लिए तो ये पारदर्शी होती है, और जो पार्थिव विकिरण होती है उनके लिए अपारदर्शी होती है। तो उससे क्या होता है कि ये पृथ्वी पर जीवों के रहने योग्य तापमान को बनाए रखती है। तो इस तरह से क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैस है मतलब CO2 है वो एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। तो पहला इसका सही हो जाएगा। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जैसे अनेक मानवीय गतिविधियाँ होती हैं, जैसे जीव ईंधन, जो जीवाश्म ईंधन है उनका जलाना और वनों की कटाई, और भी ऐसे कारक हैं जो मानवीय गतिविधियों के द्वारा क्या होता है, CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। तो जैसे ही CO2 की मात्रा अधिक बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो CO2 वायुमंडल में है वो पार्थिव विकिरण को तो आने देती है, लेकिन सौर विकिरण को तो आने देती है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण है उनको रोक लेती है। तो CO2 की मात्रा अधिक होने से क्या होता है कि जो वायुमंडल का तापमान है यानी धरातल का तापमान है वो भी अधिक बढ़ने लगता है। तो उससे क्या होगा कि जो जीवों के लिए है वो अनुकूल दशाएं नहीं रह पाएंगी, और बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, जैसे ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे, समुद्री जल स्तर ऊपर उठने लग जाएगा आदि अनेक इस से जो है अनेक प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। नेक्स्ट तो दूसरा भी इसका सही है। तीसरा है पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन में CO2 गैस कैसे उपयुक्त है। देखो, CO2 गैस जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये CO2 को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है ये मानव जीवन के लिए एक प्राणदायी गैस है, ठीक है। तो इसके बिना तो मानव जीवन संभव ही नहीं है। तो यानी पृथ्वी पर जीवन भी
CO2 की वजह से ही संभव है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आज के लिए इतना ही और इसी के साथ आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे चैप्टर 9 होगा जिसको हम आगे की वीडियो में करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप चैप्टर 9 को अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, थैंक यू।